वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा लेक्चर जो है दिस इज़ रिलेटेड टू प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। आप लोग ना स्पीड को बढ़ा के सुना करो, 1.5 तक इट्स फाइन, ठीक है। जब भी आप लोगों को ये लंबे लेक्चर सुनने हैं फॉर नॉन रेजिडेंट। देखो, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है ना नॉन रेजिडेंट्स के लिए, इसमें बेसिकली ना 5 सेक्शंस हैं हमारे पास। ठीक, किस किस को याद हैं अच्छे से? क्योंकि जो जनवरी में जिन लोगों का अटेम्प्ट है वो लोग तो सब कर ही चुके हैं, ठीक है। 44B, इनको सबको है ना कराते वक्त मैं आप लोगों के साथ इनके एग्जाम्पल्स शेयर करूँगी, जिससे कि ना कभी भी लाइफ में आप इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। 44BBA, 44BB, 44BBB एंड 44BBC, ठीक है। बी, BA, BB, BB, BC, क्लियर है? सबको याद रहेगा? B, B, BA, B, B, है ना, B, BB, B, BBC, ठीक है। सो इस कंटिन्यूटी से थोड़ा सा इसे याद रखने की कोशिश करो। तो ये जो सेक्शन है ना 44B और 44BB है ना, ये दो इंडिपेंडेंट, BBA, BBB, BBC, इनको ऐसे। तो ये 5 सेक्शंस हैं बेसिकली, जो यहाँ पे बात करेंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर नॉन रेजिडेंट। क्या हमें ज़रूरत पड़ी कि नॉन रेजिडेंट के लिए भी हमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लाना पड़ा? अदरवाइज़ तो हमारे पास था ही ना पीजीबीपी में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली काफ़ी सारे ऐसे काम हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई माइनिंग से रिलेटेड वर्क है ना, या फिर हम बात करें कि कहीं पे किसी तरीके की कोई क्रूज़ है, या फिर फ्लाइट्स हैं, है ना, या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन है। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जिन कामों में ना आप बाहर की सर्विसेज या फिर बाहर आना जाना ये बहुत नॉमिनल सा है, लेकिन इसे आइडेंटिफाई करना कि कितना एक्सपेंस उधर से रिलेट कर रहा है, कितना इंडिया से रिलेट कर रहा है ना, और कितनी इनकम वहाँ से रिलेट करेगी, फिर कितनी इनकम यहाँ से रिलेट करेगी, पूरी इनकम वहीं टैक्स करा दे या पूरी इनकम यहाँ टैक्स करा दे। जैसे फ़्लाइट के एग्जांपल में अगर हम बात करें, तो एक फ़्लाइट अगर इंडिया से यूएस जा रही है तो वो यूएस से इंडिया आ रही है ना। सो इस सिचुएशन में बड़ा कंफ्यूजिंग है कि भाई पैसा सारा यूएस को ही दे दें या हम ही ले लें, तो वो कहेगा ना कि ये तो ठीक नहीं है ना। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को लाया गया है कि जहाँ पे हम लोगों को ना इस डिटेल में जाना ही नहीं है, एक्चुअल में क्या एक्सपेंस हुआ, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, कैसे क्या हुआ। सीधे तौर पे हम कुछ जो स्पेसिफाइड सम है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्पेसिफाइड सम, ठीक है, उस सम का 1% जो है वो आपकी इनकम मान लेते हैं, प्रॉफिट मान लेते हैं सीधे सीधे तौर पे, ठीक है। सो हम लोगों को ज़्यादा यहाँ पे इफ एंड बट नहीं करना है पाँचों ही सिचुएशन में। सो यहाँ पे जो 2 फैक्टर्स हैं, एक है स्पेसिफाइड सम, ठीक है, और दूसरा है परसेंटेज, ठीक है, कितना परसेंटेज होगा जिसे हम प्रॉफिट मान लेंगे। ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं दोनों के दोनों, और बस इतनी सी कहानी है इस सब की। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 44B की। तो अगर 44B की हम बात करें तो ये रिलेट करता है शिपिंग बिजनेस को लेके। किसको है? शिपिंग बिजनेस। तो आपने देखा है कि ना हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, है ना, और फिर इंडिया में आकर के वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सेल हो जाती हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होकर दूसरी कंट्रीज़ में जाती हैं और वहाँ पे सेल हो जाती है। तो जो शिपिंग बिजनेस है ना, ये आज के सिनेरियो में पिछले 10-12 साल में कहें तो बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ शिपिंग बिजनेस की बात करूँगी तो मैं यहाँ जो क्रूज़ बिजनेस है ना, जो क्रूज बिजनेस है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, इसको स्पेसिफिकली यहाँ मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि क्रूज बिजनेस की बात हम कहाँ करेंगे? 44BBC में, ठीक है। यहाँ पे हम क्रूज बिजनेस की बात नहीं करेंगे। तो शिपिंग बिजनेस एक्सक्लूडिंग क्रूज बिजनेस, ठीक है। सो नॉन रेजिडेंट के लिए, ठीक है, प्रिजम्पटिव इनकम जो होगी वो क्या मानी जाएगी? 7% ऑफ स्पेसिफाइड सम,
ठीक है, जो स्पेसिफाइड सम की वैल्यू निकलेगी उसका 7% जो होगा वो यहाँ पे इसकी प्रिजम्पटिव इनकम मान ली जाएगी। किसकी? दिस नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो शिपिंग बिजनेस, जिस शिपिंग बिजनेस का स्पेसिफाइड सम जो भी कैलकुलेट करके आए तो उसका 7% इस नॉन रेजिडेंट की इनकम मान ली जाएगी भारत में। क्या जैसे हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशंस में नॉर्मली हम लोगों ने किया है पीजीबीपी में, तो वहाँ पे ये चाहें तो इस 7% से कम भी इनकम शो कर सकते हैं, ऐसे भी चांसेस हैं, है ना। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप कम दिखा सकते हो। ज़्यादा दिखाने में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा अगर दिखाओगे तो हम खुश हैं। हम ये मिनिमम के लिए कहते हैं कि 7% तो हम मानेंगे ही मानेंगे। मान लो कम दिखाना है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ कम दिखा सकते हैं? द आंसर इज़ नो। यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी इनकम को इससे नीचे दिखा सको। तो इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड रूल है, 7% आपको प्रिजम्पटिव प्रॉफिट माना ही जाएगा। किसका? स्पेसिफाइड सम का। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, 7% में तो हमें कुछ नहीं देखना, नॉन रेजिडेंट को हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ स्पेसिफाइड सम का मतलब क्या है, ठीक है। और ये सब पांचों के पांचों के लिए स्पेसिफाइड सम थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। सिर्फ और सिर्फ 44 BBA और 44B, इन दोनों के लिए स्पेसिफाइड सम की डेफिनेशन सेम है। तो एक बार के लिए इसे अच्छे से समझ लो। कोई भी अमाउंट जो पे किया गया, ठीक है, या फिर पेबल है, पे किया जाएगा, दोनों कंडीशन, या फिर कोई भी अमाउंट जो रिसीव हुआ या फिर डीम्ड टू रिसीव्ड माना जाएगा। किस लिए? कि कैरेज ऑफ पैसेंजर्स हुआ है, या फिर कैरेज ऑफ लाइव स्टॉक हुआ है, गाय भैंसे बकरियां, या फिर कैरेज ऑफ मेल हुआ है, राइट। अब यहाँ पे अगर अमाउंट रिसीव हुई है, डीम टू रिसीव हुई है, किस लिए? कि कैरेज हुआ था, लेकिन कहाँ? आउटसाइड इंडिया, ठीक है। जो गुड्स हैं वो क्या है? गुड्स शिप्ड, गुड्स जो हैं वो शिप हुई हैं। कहाँ से? एट, या तो गुड शिप हुई हैं एट, या फिर फ्रॉम। कहाँ से? एनी पोर्ट और एनी प्लेस इन इंडिया, ठीक है। सो एक बार के लिए समझ लो, नॉन रेजिडेंट के लिए शिपिंग बिजनेस एक्सक्लूडिंग द क्रूज बिजनेस 7% को प्रिजम्पटिव प्रॉफिट मान लिया जाएगा अगर उसका स्पेसिफाइड सम, अब कैलकुलेट करेंगे कैसे आएगा, अगर उसने अमाउंट पे किया है या पेबल है, ठीक है। किस वजह से? कैरेज ऑफ पैसेंजर्स की वजह से, लाइव स्टॉक की वजह से, या मेल की वजह से, या फिर वो अमाउंट रिसीव करने वाला है या डीम टू बी रिसीव है क्योंकि उसने कैरेज ऑफ पैसेंजर, लाइव स्टॉक या मेल आउटसाइड इंडिया पहुंचाया है। गुड्स जो हैं वो शिप हुई हैं भारत के किसी पोर्ट से कहीं बाहर, या कहीं भारत बाहर से भारत के अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर 44B अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लगेगा। कितना है? 7%। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, राइट। अब यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल अगर आप लोगों को ले, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से याद रहे। एक जापानीज शिप है, वो कार लेकर के आती है जापान से मुंबई पोर्ट पे, ठीक है, और उसमें अर्न करती है करीब करीब 20 करोड़। कहाँ से? भारत से, भारत के इम्पोर्टर्स से, है ना। इसके अंदर ना फ्रेट और हैंडलिंग चार्जेस से मिक्स मर्ज सा है, कुछ आइडेंटिफाइबल नहीं, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को अगर इसका एग्जैक्ट प्रॉफिट्स निकालने पड़े, और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो पोर्ट से रिलेटेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस है ना, उसका ऑडिट बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाओ, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता वहाँ पे, है ना। सो उस सिचुएशन में इतना सब कैलकुलेशंस और उस सब के बाद आप किसी पॉइंट पे रीच होते हो, वो भी 100% श्योर नहीं होता। तो इस सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन को इरेज करते हुए, क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज इतनी ज़्यादा होती हैं पोर्ट पे, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ जा रहा है ना। सो इस सारे के सारी हसल फसल को निपटाने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, कि हमको नहीं देखने तुम्हारे बुक्स रिकॉर्ड,
ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, स्पेसिफाइड सम, मतलब कि देखो जो तुमने अमाउंट पे किया वो तो पता चल ही जाएगा ना क्या पे हुआ, या जो तुम अमाउंट रिसीव कर रहे हो क्या है वो फिगर, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। कौन से वाली ट्रांजेक्शन, दिस पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अगर तुमने कोई भी अमाउंट पे किया है या रिसीव किया है, पेबल है या डीम टू रिसीव है, सो हम उसका 7% जो होगा ना, वो 7% निकालेंगे और उस 7% से हम आपको प्रॉफिट मान लेंगे आपका, ठीक है, और उसके बेसिस पे टैक्सेशन बनेगा। क्लियर टू एवरीवन, ठीक। अब 44BBA में ये थोड़ा सा और आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पे अगर मेरे को ऑप्शन दिया जाता कि आप लोअर प्रॉफिट्स दिखा सकते हो, तो क्या मैं दिखा पाती? नहीं मैम, आपने बताया था, हमें याद है, यस। तो ये इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि एक दो सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पॉसिबिलिटी है, मतलब वहाँ पॉसिबिलिटी जेन्युइनली है, क्योंकि सब चीज़ें शायद रिकॉर्ड से ही हो रही हैं, तो रिकॉर्ड करना, मैनेज करना मुश्किल नहीं है। शिपिंग बिजनेस में क्या है, जब आप पोर्ट पे खड़े होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जगह पे कैश चलता है, पर्चियाँ भी नहीं कट रही होती, ठीक है, कभी नॉमिनल अमाउंट होती है, कभी बड़ा अमाउंट होता है, उन सबको अकाउंट फॉर करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप लोगों को पता है जितना भी हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, पीजीबीपी में, तो वहाँ पे भी जो ट्रक यूनियन वाला केस है उसकी वजह से उसको क्यों छोड़ा हुआ है, तो उनको लगता है कि भाई हम ट्रक से रिलेटेड हर टोल पे कितना पैसा दे रहे हैं, फिर इधर कितना उधर कितना, हम उसको अकाउंट फॉर नहीं कर सकते प्रॉपरली, और सिर दर्द में हमको नहीं जाना है। सो दिस इज़ द सेम केस विद द शिपिंग बिजनेस। अब हम आ जाते हैं सेकेंड केस में, दैट इज़ 44BBA। सो सिनेरियो ऑलमोस्ट सबका एक ही है पैटर्न, ये नॉन रेजिडेंट्स को ही अवेलेबल हैं सारी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, है ना, हमने वही पढ़ा है। यहाँ पे स्पेसिफाइड सम की ही बात होगी, स्पेसिफाइड सम का एक परसेंटेज जो होगा वो आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, ठीक है। सो 44B में ये कितना था, इट वॉज 7%, ठीक है। इसके बाद 44BBA की हम बात करें तो इट इज़ 5%। अगर 44BB की बात हम करें तो दिस इज़ अ परसेंटेज 10%, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 44BBB की बात करें तो दिस परसेंटेज इज़ अगेन 10%, और हम लास्ट बात करें तो दिस इज़ 20%। तो सबसे हाईएस्ट क्या है, दिस 20%, ठीक है। यहाँ पे इसके केस में, क्रूज़ वाले केस में, क्योंकि लग्जरी से रिलेट हो गया है ना, तो यहाँ पे बहुत अनडिफाइंड रिटर्न्स होती हैं, ऐसे सिचुएशंस में प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। यहाँ पे 10% है, ये भी 10%, तो BB और BBB दोनों 10-10% है, ठीक है। और इस केस में ये 5% है और ये 7% है, तो ये परसेंटेजेस सबको याद रहेंगे, ठीक है। अब इनके बिजनेसेस को याद रखने के लिए मैं साथ साथ एग्जांपल्स दूंगी, आपको याद रहे, और स्पेसिफाइड सम्स को यहाँ मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम 44BBA की बात करते हैं, ठीक है। दो दिस इज़ रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब जहाज उड़ रहे हैं, ठीक है। कौन है यहाँ एलिजिबल, नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे इन्हें 5% ऑफ स्पेसिफाइड सम जो होगा ये इनके लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बनेगा। 5% इज द प्रिजम्पटिव प्रॉफिट फॉर दिस एयरक्राफ्ट, राइट। अब यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, अमाउंट जो इसने पे किया, ठीक है, अमाउंट जो इसने रिसीव किया, अब मैं किसी बात कर रही हूँ स्पेसिफाइड सम की, तो ये मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, इट्स नथिंग बट सेम एज दिस वन। तो यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अगर ये एयरक्राफ्ट जो है कैरेज पैसेंजर्स को करता है, लाइफ स्टॉक को करता है, मेल को करता है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इन गुड्स की शिपमेंट भारत के किसी एक पोर्ट से कहीं बाहर कर रहा है या बाहर से भारत के किसी पोर्ट पे कर रहा है, तो उस सिचुएशन में इसका स्पेसिफाइड सम क्या होगा, जो अमाउंट इस रिस्पेक्ट में इसे रिसीव हुई या जो अमाउंट इस रिस्पेक्ट में इसने पे की, ठीक है। तो इसका सीधा आपको क्या निकालना होगा, 5%। 5% यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। क्या इस केस में आप लोग मुझे बताएंगे, पहले वाले का आपको पता है, क्या इस केस में ये लोअर प्रॉफिट शो कर सकता है प्रिजम्पटिव से, 5% से नीचे प्रॉफिट शो कर सकता है? द आंसर इज नो। सो फॉर दिस आंसर इज नो, फॉर दिस द आंसर इज नो। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में इन दोनों केसेस में ये लोअर प्रॉफिट्स यहाँ पे शो नहीं कर सकता है। आई होप क्लियर टू एवरीवन। अगर क्लियर है तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को ऑरली बोल के बता रही हूँ, आप सुन लीजिए उसे।
सो मान लो कि कोई जर्मन एयरलाइंस है, वो फ्लाई करती है फ्रैंकफर्ट से दिल्ली और दिल्ली से फिर फ्रैंकफर्ट, ठीक है। वो सेल कर रही है अपनी टिकट्स कुछ 50 करोड़ की एक साल में। तो अब ये कोई भी तरीके का ना रिकॉर्ड नहीं रख पा रही है एज टू फ्यूल, कितना वो वहाँ से लेके चली, बीच में कहीं अगर रुकी तो वहाँ कितना डाला यहाँ, फिर क्रू की कॉस्ट क्या आई, क्या बीच में कहीं कुछ मेंटेनेंस वगैरह रही, उधर कितना, बीच में स्टे में कितना, एट दी एंड कितना, ठीक है। ओवरसीज़ के क्या एक्सपेंसेस हुए, लीजिंग वगैरह के कोई चार्जेस हुए कि नहीं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी और मल्टीपल टाइप की एंट्रीज होती हैं, ये सब यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है टू मैनेज। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम, हम प्रिज्यूम करेंगे और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? यस। चलिए अब आ जाते हैं हम 44BB। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग जो है इसे ऑन रखो। दिस इज रिलेटेड टू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। सो 44BB, 44BB, दिस इज रिलेटेड टू ऑयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। सो इस केस में क्या है, यहाँ पे जो मिनरल्स ऑयल हैं, ठीक है, मिनरल्स ऑयल हैं, इससे इस बिजनेस को अगर कोई कर रहा है और इसमें वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, या तो किसी तरीके की कोई सर्विस दे रहा है, मिनरल ऑयल से रिलेटेड कोई एक ऐसा बिजनेस है जो मिनरल ऑयल से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है या फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। किस चीज़ की, सप्लाई करने की। क्या सप्लाई कर रहा है, प्लांट मशीनरी, ठीक है, डायरेक्ट प्लांट मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आर अवेलेबल फॉर हायर यूज़, आप हायर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, टू बी यूज्ड, ठीक है। किस पर्पस के लिए, पर्पस बड़ा क्लियर होना चाहिए, या तो प्रोस्पेक्टिंग फॉर, या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ, या फिर प्रोडक्शन ऑफ क्या, मिनरल ऑयल, ठीक है। सो इस केस में 10% ऑफ दी स्पेसिफाइड सम को हम क्या मान लेंगे, दी प्रॉफिट, प्रिजम्पटिव प्रॉफिट्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाहें तो लोअर प्रॉफिट्स भी दिखा सकते हैं। जो प्रिजम्पटिव 10% है ना, यहाँ पे 10%, इससे लो पॉसिबल है, द लोअर वन इज़ पॉसिबल। लेकिन ये लो कैसे पॉसिबल है, अगर ये दो काम होते हैं, 44AA एंड 44AB, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की गई हैं प्रॉपर से और ऑडिट हुआ है। अगर ये दो कंडीशंस मीट होती हैं तो यहाँ पे 10% से नीचे, मतलब जो भी आपका एक्चुअल है, आप उसे दिखा सकते हैं। क्लियर? ये यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है, पहले दो में ये ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं था, इसको यहाँ इन्होंने अवेलेबल कराया है, तो मैं मेहनत करूँगी। पहले दो केसेस में ये ऑप्शन हमारे पास नहीं था। क्लियर? सो यहाँ पे मिनरल ऑयल से रिलेटेड है ये सेक्शन। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझो, ठीक है। होता क्या है, एक कैनेडियन ड्रिलिंग कंपनी है, ठीक है, वो अपने ह्यूज ड्रिलिंग रिग्स को भेजती है आंध्र प्रदेश में ONGC की हेल्प करने के लिए, ठीक है। ONGC सब लोगों को पता है क्या करता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अब इसके लिए इसने हेल्प ली है किसकी, एक कैनेडियन ड्रिलिंग कंपनी की, है ना, क्योंकि हमारे पास तो टूल्स ऐसे ही रहते हैं, आपको पता है, हम बाहर से ही ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये जो कैनेडियन कंपनी है, ये आंध्र प्रदेश में ONGC की हेल्प के लिए अपना ये ड्रिलिंग रिग भेज देती है, ठीक है। किस पर्पज़ के लिए, यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। सो ONGC इस बदले में इसको 100 करोड़ रुपए देती है, जिसके अंदर सब कुछ है। इसका मोबिलाइजेशन, वहाँ से यहाँ आना, मोबिलाइजेशन चार्जेस, इक्विपमेंट के चार्जेस, इंजीनियरिंग चार्जेस, सर्वे चार्जेस, उसने कुछ भी सेपरेट करके नहीं, उसने बोला दिस इज़ ऑल आई विल गेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल इनकम एक्सपेंस में जा रहा है, ठीक है, जाकर हम उसे प्रिज्यूम कर लेंगे कि भाई ये यहाँ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है। जो एक्चुअल इनकम है और एक्सपेंस है उसको हमें जाना ही नहीं है डिटेल में, है ना। हम कहाँ कैलकुलेट करते रहेंगे कि भाई यहाँ पे इसका मोबिलाइजेशन का चार्ज एग्जैक्टली कितना था, मार्केट में कितना होना चाहिए, इसने कम लिया ज़्यादा लिया, इक्विपमेंट के लिए जो चार्ज लिया वो कम लिया ज़्यादा लिया, सर्वे हुई थी कि नहीं हुई थी, ऐसे तो नहीं डाल रखे एक्सपेंसेस, तो हम यहाँ प्रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है, लाइक द फर्स्ट टू,
ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। और ऑफ शोर के केस में अगेन यहाँ कॉस्ट को ऑडिट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है, जहाँ पे भी लेबर इंक्लूड हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, और आपको नहीं पता होता पेमेंट कहाँ कहाँ हो रही है, आप खड़े पैर दे रहे होते हो, उन चीज़ों को ऑडिट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट स्टिल इस केस में हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम 44AA बी को अगर फॉलोअप करें तो यहाँ पे हम लोअर प्रॉफिट शो कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब है 44BBB। अभी काफ़ी सारे बच्चों के यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैम स्पेसिफाइड सम 44BB में भी क्या सेम रहेगा? नहीं, 44BB में जो यहाँ पे स्पेसिफाइड सम है ना, व्हाट इज़ द स्पेसिफाइड सम, ये यहाँ पे जो 10% ऑफ स्पेसिफाइड सम, स्पेसिफाइड सम पहले दोनों केसेस में क्या था हमारे पास, इट वाज रिलेटेड टू दैट बिजनेस, है ना। यहाँ पे ये ऑयल एक्सप्लोरेशन है तो एकदम से डिफरेंट सी चीज़ हो गई। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट पे किया गया, ठीक है, पे डीम टू, दोनों फैक्टर्स को साथ लगा लेना, ठीक है, पेड पेबल, या फिर जो भी अमाउंट रिसीव किया गया, रिसीव्ड डीम टू रिसीव्ड, ठीक है, किस पर्पस के लिए, फॉर द प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज और फैसिलिटी, किस चीज़ के लिए, ये ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जितना भी अमाउंट पे किया गया, जितना भी अमाउंट रिसीव किया गया, उन दोनों की यहाँ बात होगी, ठीक है। सो इसके रिस्पेक्ट में जो भी अमाउंट होगी इकट्ठे ही है, क्योंकि हम सेपरेट तो वैसे भी नहीं कर रहे हैं, उसका 10%, और इस केस में भी यहाँ पर 10%। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? ठीक है, चलिए 44BBB, ये बेसिकली है बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, या फिर आप कहो बिजनेस ऑफ इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, या फिर आप कहो मैम कितना कुछ है, जो बचाना सब यहाँ डाल दिया है, बिजनेस ऑफ टेस्टिंग, या आप कहो बिजनेस ऑफ कमीशनिंग देयर ऑफ, ठीक है, किससे रिलेटेड, इन कनेक्शन विद, ये आपको याद रखना है, ये कोई भी काम बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन हुई हो का बिजनेस हो, ठीक है, कोई भी बिजनेस है जो सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, या फिर इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कर रहा हो, टेस्टिंग कर रहा हो, या कमीशनिंग कर रहा हो, किस चीज़ से रिलेटेड, इन कनेक्शन विथ टर्नकी पावर प्रोजेक्ट, जो कि अप्रूव्ड बाय क्या है, अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में है यहाँ पे ये नॉन रेजिडेंट कर रहा है इस चीज़ को, तो फिर यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होगा अंडर सेक्शन 44BBB। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जो आपको याद रखनी है, कि हम अभी तक जब भी बात कर रहे थे ना, तो हम बात कर रहे थे एलिजिबल पर्सन कौन होगा, नॉन रेजिडेंट। इस केस में जो एलिजिबल पर्सन है वो कौन होगा, एलिजिबल पर्सन इस केस में होगा द फॉरेन कंपनी, ठीक है। इस केस में एलिजिबल पर्सन कौन है, द फॉरेन कंपनी, यहाँ पे इंडिविजुअल्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये फॉरेन कंपनी को यहाँ पे 10% ऑफ स्पेसिफाइड सम, ये क्या होगा इसका, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अगेन यहाँ पे क्या बात होगी, दो केसेस होंगे, अमाउंट रिसीव्ड, वही डीम टू रिसीव भी आ जाएगा, या फिर अमाउंट पेड, पेड के साथ पेबल भी आ जाएगा, ठीक है। किस पर्पस के लिए, इन पर्पसेस के लिए जो मैंने यहाँ लिखे, ठीक है। सो ये बहुत अच्छे से समझो, BBB वाला जो केस है ये स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टर्न की पावर प्रोजेक्ट है, उससे रिलेट करता है। उससे रिलेटेड अगर कोई बिजनेस किसी तरीके की सिविल कंस्ट्रक्शन या इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऐसा कुछ कर रहा है, सो उससे होने वाली उसकी इनकम जो होगी उस कंपनी के लिए, वो कैसी हो जाएगी, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में फॉल करेगी। 10% ऑफ द स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड सम क्या होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी उसे अमाउंट रिसीव हुआ या पे हुआ है वो अमाउंट का 10%, ठीक है। ये क्लियर है सब लोगों को, है ना। यही वाला थोड़ा सा अभी तक जो आपने पढ़े थे उससे डिफरेंट था। अब इसमें मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे,
ठीक है। ये जो टर्न की पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने हायर किया कोरियन इंजीनियरिंग कंपनी को और उन्हें कहा कि भाई तुमको कंप्लीट पावर प्लांट लगाना है, ठीक है। और वो जो पावर प्लांट था ना, उस पावर प्लांट का प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी वो थी 500 करोड़ की, ठीक है। और उन्होंने बोला ये प्रोजेक्ट जो तुमको कहाँ लगाना है, ये प्रोजेक्ट लगाना है तुमको राजस्थान में। अब यहाँ पे अब खुद से सोच के देखो कितना प्रॉफिट उस इक्विपमेंट से है जो इक्विपमेंट यहाँ से कोरियन कंपनी से आए, और कितना जो इंडियन इक्विपमेंट लगे हुए थे उनसे प्रॉफिट जनरेट हुआ। क्या इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन हो पाएगा? नहीं। कितनी सर्विस भारत से कनेक्ट कर रही, कितनी भारत के बाहर से कनेक्ट कर पा रही, क्या हम इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नहीं। टेस्टिंग और कमीशनिंग में कितना एक्चुअल एक्सपेंस हुआ, क्या ये चीज़ लोकेटेबल है? द आंसर इज नो। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या चले जाते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। लेकिन एक चीज़ और सोच के मुझे बताओ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट, है ना, जो इन सारों में एक थ्रेड था जो आई वॉज कम्प्लीटली आस्किंग एवरी टाइम, क्या ये लोअर प्रॉफिट शो कर सकता है? कैन इट शो लोअर प्रॉफिट्स? यस, इट कैन शो। देखो कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत बड़े बड़े फिगर्स, मतलब एक हम कहते हैं ना मेंटेनेबल एक्सपेंस जो होता है, वो अगर रिकॉर्ड रखा जा रहा है तो वहाँ पे देयर इज़ चांसेस कि अगर आप 44AA मेंटेन कर रहे हो, 44A भी मेंटेन कर रहे हो, अगर ये दोनों कर रहे हो तो हम आपको इससे नीचे दे देंगे, 10% से नीचे दे देंगे, ठीक है। सो ये सिर्फ और सिर्फ इन दो ही सिचुएशंस में पॉसिबल है। कौन कौन से में? 44BB में और 44BBB में। बस इन्हीं दो सिचुएशंस में ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोअर प्रॉफिट शो कर सकते हो, बाकी सब केसेस में लोअर प्रॉफिट शो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टिल चांसेस है कि आप लोगों की वर्किंग हो जाएगी, की जा सकती। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। नाउ द लास्ट वन, फिफ्थ वन, एंड दिस इज़ 44BBC। और मैं आपको बताऊँ एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अरे मैम सारा ये हमने किस लिए पढ़ा था? इसलिए ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये आप लोगों को एकदम मलाई लगेगी, नहीं लगेगा कि आप लोगों ने कोई एफर्ट किया ऐसे समझने के लिए, ठीक है। दिस इज़ रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्रूज शिप, ठीक है। मतलब जहाँ क्रूज शिप की बात आएगी वहीं ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। सो यहाँ पे जो हमारे लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है वो कितना है? 20% ऑफ स्पेसिफाइड सम, 20% ऑफ स्पेसिफाइड सम। अब यहाँ जो ये 20% है ना, इससे नीचे शो, हाँ जी, नहीं कर सकते मैम, अभी तो बताया सिर्फ दो में अवेलेबल था। यस, तो 20% ही रहेगा मिनिमम, ठीक है। इससे ऊपर जा सकते हो। अगेन स्पेसिफाइड सम मीन्स अमाउंट पेड या अमाउंट रिसीव्ड। किस चीज़ के लिए? कैरेज ऑफ पैसेंजर। किस चीज़ के लिए? कैरेज ऑफ पैसेंजर्स। तो यहाँ पे ये जो क्रूज़ की बात हो रही है ना, ये किस क्रूज़ की बात हो रही है? जो पैसेंजर्स को कैरी करेगा, कैरेज ऑफ पैसेंजर्स ओनली, ठीक है। सो क्या होगी उसके लिए? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो उसका 20% ऑफ दिस पम्स जो स्पेसिफाइड सम है दैट विल बी कंसीडर एज एन प्रॉफिट, प्रिजम्पटिव प्रॉफिट्स। तो क्लियर है एवरीवन? दिस इज ऑल क्लियर? यस। सो हमने यहाँ पे बेसिकली 5 सेक्शंस को पढ़ा, ठीक है। इन सब सिचुएशंस में अगर मैं थोड़ा सा इरेज करूँ यहाँ पे, या फिर लेट मी पिक सम वेरी स्ट्रॉन्ग कलर, ठीक है, ओके। सो ये पांचों के पांचों किसके लिए अवेलेबल है? नॉन रेजिडेंट्स के लिए, ठीक है। ये पहला 44B किसके लिए था? शिपिंग बिजनेस के लिए। 44BBA किसके लिए अवेलेबल था हमारे पास? जल्दी से बताओ। यस, एयरक्राफ्ट, शॉर्टकट से याद रखो, है ना, एयरक्राफ्ट। 44BB किसके लिए अवेलेबल था? कंस्ट्रक्शन। हाँ हाँ, याद आ रहा है मैम। यस, नहीं मैम, मिनरल ऑयल। डिसाइड करो कौन सी चीज़ के लिए था। ऑयल, मिनरल ऑयल।
देखो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप ही नहीं हो, ये डबल बी वाला मिनरल ऑयल है, ठीक है। ट्रिपल बी वाला जो है ना वो रिलेट करता है किस चीज़ से रिलेटेड, टर्न की प्रोजेक्ट्स, टर्न की पावर प्रोजेक्ट, इस चीज़ से अगर नाम याद रखोगे तो याद रहेगा। अब टर्न की पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रहेगा, है ना, इससे रिलेटेड आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हो, आप इरेक्शन का फैसिलिटी दे रहे हो, या फिर टेस्टिंग कर रहे हो, या कमीशनिंग कर रहे हो, है ना, फिर आप इसको रिलेट कर सकते हो, यस। सो इसे टर्न की पावर प्रोजेक्ट के नाम से याद रखो, ठीक है। द लास्ट वन इज रिलेटेड टू क्रूज, ठीक है, क्रूज शिप से रिलेटेड। ये लास्ट वाला क्या है, क्रूज शिप। इन सारे सिचुएशन में परसेंटेज, पहले में 7%, दूसरे में 5%, तीसरे में 10%, 10%, 20%। क्लियर है, सबसे ज़्यादा क्रूज का है, सबसे ज़्यादा क्रूज का है, क्योंकि वो लग्जरी बेस्ड है ना, बाकी सब क्या है, नेसेसिटी बेस्ड, बट ये क्या है, लग्जरी बेस्ड। अगर हम पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो 10% है, नॉमिनल लगता है, ठीक है। मिनरल ऑयल की बात करें, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रहते हैं ना, कितना ऑयल एक्सप्लोर होगा, ओएनजीसी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो दोनों कितना है, 10-10%, ठीक है। और जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं 5%, क्योंकि एयरक्राफ्ट की कॉस्टिंग बहुत हाई होती है, उन लोगों के प्रॉफिट लेवल्स बहुत नीचे होते हैं, तो हमने उसके जो प्रेजम्पटिव प्रॉफिट्स भी रखे, कितने रखे, 5%। जब हम पहली बात करते हैं शिपिंग बिजनेस, तो हमने क्या रखा है, 7% ऑन एन एवरेज, मतलब 5 और 10 के बीच में कुछ, ठीक है। सो ये होपफुली सबको याद रहेगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ दी स्पेसिफाइड सम, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इसको याद रखने के लिए पहले दो केसेस में शिपिंग बिजनेस और एयरक्राफ्ट बिजनेस दोनों में ही स्पेसिफाइड सम सेम है। तो वो क्या है, जो भी कैरेज आपने किया है पैसेंजर्स का, लाइफ स्टॉक का, मेल का, उसके बदले में जो पैसा दिया है, या फिर जो लिया है अगर यही सर्विसेज आपने दी हैं, ठीक है। सो उस सिचुएशन में इस रिस्पेक्ट में जो भी अमाउंट होगा, ये दोनों केस में यही है, ठीक है। थर्ड वाले सिनेरियो के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो भी आपने अमाउंट पे किया है, रिसीव किया है, किस रिस्पेक्ट में, भाई जो काम कर रहे हो, है ना, जो भी फैसिलिटी या जो भी सर्विसेज आपने किस चीज़ के लिए दिया है, मिनरल ऑयल्स के लिए, ठीक है। उससे नेक्स्ट वाले में स्पेसिफाइड सम क्या होगा, जो भी अमाउंट रिसीव या कुछ किया है, किस 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 सिलसिले में, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या फिर कमीशनिंग से रिलेटेड, मतलब जो भी काम किया उसके रिस्पेक्ट में। एंड लास्ट वाला जो है उसमें कौन सा होगा, अमाउंट स्पेसिफाइड, जो भी अमाउंट यहाँ पे आपने रिसीव या पे किया है, किस लिए, कैरेज ऑफ पैसेंजर्स के लिए। क्लियर है। तो आई होप दिस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एज एन होल इज नाउ ओके विद यू ऑल। इसमें अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन लोगों की क्वेरी थी इससे रिलेटेड, वो आज थोड़े सेटल डाउन हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।